जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज कुमार शर्मा. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन. एक बार फिर से हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट सेकंड लेकर आ गए हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, किसकी स्टडी है, इसके बारे में जाना था. आज हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इन 1785 द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब एक्सपेरिमेंटली measured the electric forces between small charge sphere by using टॉर्सन बैलेंस. यानी कि कूलम्ब्स लॉ किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने. कब? इन 1785. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और जिसके थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जो हमारे चार्ज होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उनके बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया कि क्या फोर्स लगता है बिटवीन द चार्जेस, और वो एक्सपेरिमेंट था टॉर्सन बैलेंस का. ठीक है. और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या डेफिनेशन बनाई और क्या डेफिनेशन हुई इसकी, आइए पढ़ते हैं. The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is. सपोज करिए हमारे पास दो पॉइंट चार्ज होते हैं. लाइक जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि जो हमारे पेन की टिप्स हैं, है ना, ये जो पेन की टिप्स आपको दिख रही हैं, ये मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं और इसको हम कुछ दूरी पर यानी कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं. अब इन दोनों टिप्स यानी चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है ना. कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. क्योंकि अगर लाइक चार्जेस हुए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में दोनों बात कही गई कि आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन. तो डेफिनेशन क्या है, पढ़ते हैं. The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. दो चार्जेस जो हम लेकर चले हैं, अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. ठीक है. इनके बीच की डिस्टेंस हमने समथिंग R ले ली है. अब इनके बीच जो फोर्सेस लग रहा है उनको कह रहे हैं कि दे आर डायरेक्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस. यानी कि दो चार्जेस का जो अमाउंट है उनका प्रोडक्ट लिया जाए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है. अभी इन सब का हम स्टेटमेंट बनाएंगे. तो ये उन्होंने कहा था कि इस तरह से रिलेशन हमारा स्टेब्लिश होता है. दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. और ये जो फोर्स जनरेट होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का, वो इस जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस की को ज्वाइन करने की एक लाइन है उसी लाइन के अलोंग होता है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो वो इस तरह से एक दूसरे के पास जाएंगे, फोर्स लगेगा एक दूसरे की डायरेक्शन में, और रिपल्सन का हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में. बट द फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा. ठीक है. अब इसी डेफिनेशन को हम प्रूव करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, कैसे हमारा स्टेटमेंट बनकर आया, कैसे फॉर्मूला बनकर आया. तो लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R. देन द फोर्स F of attraction or repulsion between them is such that F is directly proportional to Q1 and Q2. यानी हमने दो चार्जेस मान लिए Q1 एंड Q2, पॉइंट चार्जेस लिए है ना, स्मॉल चार्जेस, और उनको मैंने R डिस्टेंस पर रखा एक दूसरे से. तो जो फोर्स हमारे इन दोनों चार्जेस के बीच लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के अमाउंट के प्रोडक्ट के. ठीक है ना. और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर मैं या रिलेशंस या इक्वेशंस कह सकते हैं को अगर कंबाइन करूं तो ऑन कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट, तो क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन अभी प्रोपोर्शनलिटी में बनकर आया। आगे क्या है नाउ, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हमने के लगा दिया तो क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। और के की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है, वो मीडियम कैसा है, यानी कि दो चार्जेस तो यहाँ रखे हैं सेपरेट करके, तो उनके बीच मीडियम एयर मीडियम है या सॉलिड मीडियम है, कैसा मीडियम है, वो मीडियम पर डिपेंड करता है इस के की वैल्यू। ठीक है, तो नाउ फॉर टू चार्जेस लोकेटेड इन फ्री स्पेस, यानी कि हमारे एयर में या वैक्यूम में, इन एसआई यूनिट एंड इन एसआई यूनिट जो के की वैल्यू है, यानी कि दो चार्जेस जो हमारे स्पेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं और उसके लिए जो के की वैल्यू है वो एसआई यूनिट में कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है हमारी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो इसके बराबर होता है, जहाँ पर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब इस इक्वेशन फर्स्ट को जो हमारे पास पहले से था, इसको हमने क्या लिखा, के की प्लेस पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर लिया, तो फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसका, कि दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट आउट किए गए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो अमाउंट होगा, जो वैल्यू होगी, हम इस थ्रू निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, आगे आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आपको सभी की वैल्यू अलग अलग नहीं रखनी है, आप सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ विद यूनिट रख सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, सपोज करिए जो दोनों चार्जेस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं और ये दोनों चार्जेस 1 कूलम के हैं, एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर, इट मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ली गई है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो मेरा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 1/1 स्क्वायर। भाई सब कुछ 1 था, अब यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज फोर्स, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁹, और यानी कि अगर दो पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम सेपरेट आउट किए गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो उनके बीच ये अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। करेक्ट, अब इसको मैं डेफिनेशन बना सकता हूँ 1 कूलम चार्ज होता है उसके लिए, कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, दैट इज 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज यहाँ पे हमने इसलिए यूज किया क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। ठीक है, that repels an equal and similar charge with the force of 9 × 10⁹ Newton when placed in a vacuum at a distance of 1 meter। यानी वो अमाउंट ऑफ चार्ज जिनको 1 मीटर की दूरी पे रखने के बाद ना, इनको दो हमने चार्जेस लिए, वो अमाउंट ऑफ चार्ज जिनको एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी की रखने के बाद 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज कहलाता है 1 कूलम। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप पुश करके इस वीडियो को, जो भी हमने यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं, आप इसको लिख सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप आराम से फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेट अस कंसीडर two positive point charges Q1 and Q2 placed in a vacuum at a distance r from each other। सेम कंडीशन की Q1 Q2 हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक दूसरे से
r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, आगे क्या हुआ, इन वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ में बी एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको जाननी होगी अकॉर्डिंग टू वेक्टर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्स जो रिपल्सन का हमें यहाँ पे शो हो रहा है वो वेक्टर F21 और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वेक्टर F12। ठीक है, तो ये F21 क्या है मैं आपको बता दूं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। पहले 2 लिखा है फिर 1 लिखा है, मतलब फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है ना, तो यह यहाँ पर ये बात हुई। अब वेक्टर फॉर्म में जब हम इसे लिख रहे हैं तो हमने इसे क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपली आर स्क्वायर। अब ये क्या है, तो ये है डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन क्या लिखा कि R12 मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या इधर, और यहाँ पर वेक्टर मेरा डायरेक्शन कौन शो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में R12। तो हमने यहाँ पर एक अपना यूनिट वेक्टर लिया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है टोटल, वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। वेयर R12 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन R इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी 1-2 का मतलब क्या हुआ, Q1 से लेकर Q2 की डायरेक्शन। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2, तो वो डायरेक्शन हमारी फोर्स की हुई F21 की। सिमिलरली अगर मैं F12 निकालूं वेक्टर F12, तो फोर्स किसका होगा, ऑन चार्ज Q1 पर लगने वाला ड्यू टू Q2 चार्ज। यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो 21 लेंगे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ भी हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये दोनों फोर्सेस आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, पर यहाँ पर इसके कारण जो वेक्टर लग रहा है, यानी कि यूनिट वेक्टर जो है, जो कि डायरेक्शन मेरा शो करता है, अब उसकी कंडीशन देखिए, दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर की तरफ। इसी कंडीशन से कहा गया कि जो ये मेरा वेक्टर फॉर्म है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर R21 विथ माइनस साइन। डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस। अब जिस कारण से अगर मैं एक में रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे R21 की जगह मैं लिख दूँ यूनिट वेक्टर R12, तो यहाँ पर हमें माइनस इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज वो इक्वल है, और माइनस के कारण कह रहा है अपोजिट है फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये लिखने का क्या मतलब हुआ, जैसा हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पर वो भी एप्लीकेबल हो रहा है। दिस मीन्स दैट द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, यानी जो भी हमारे यहाँ पर दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर इक्वल, क्योंकि इक्वल अमाउंट भी दिख रहा है, एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि अगर अट्रैक्शन हुआ तब भी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और रिपल्सन हुआ तब भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ये भी हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है।